नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सेट 12 है। सेट 1 से लेकर 11 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। बैंकर साथी चैनल पर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय डेवलपमेंट ओरिएंटेड बैंकिंग। ऐसी बैंकिंग जो कि विकास को बढ़ावा दे, उससे आप क्या समझते हैं। 3 सेंटेंस इसमें दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है या सभी सही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, यानी कि बड़ी बड़ी जो इमारतों को बनाना या रोड्स को डेवलप करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा उसको, उसमें पैसा देना, उसको फाइनेंस करना। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उनको फाइनेंस करना। सेकंड है एक्सटेंडिंग लोन्स टू स्टेट विच आर अनडेवलप्ड। ऐसे राज्य जो गरीब राज्य हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, उनको लोन्स देना। थर्ड है टेकिंग अप द टास्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो साथियों, इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, टेकिंग अप द टास्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को डेवलप करने का जो टास्क है, बीड़ा है, वो उठाएं, उसमें हेल्प करें। बाई किस तरह से? बाई प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जिनको कोई भी और इंस्टीट्यूशन जनरली लोन नहीं देना चाहता या पैसा उनको नहीं मिल पाता है, वो डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाता है, ऐसे सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं उनको जब फाइनेंसिंग की जाती है, उसको हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड बैंकिंग कहते हैं। ऐसे सेक्शंस को जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट डीएफआई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो जनरली जो फाइनेंस करते हैं इस तरह से करते हैं कि डेवलपमेंट हो सके, इंडिया का ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके। तो इसके लिए कई सारे डीएफआईज़ इंडिया में काम कर रहे हैं। आपको बताना है कि पहला डीएफआई इंडिया का कौन सा था। ऑप्शंस हैं आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई या आईआरबीआई। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो आईएफसीआई है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईएफसीआई जो था वो पहला डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस एसएफसी जिन्हें हम कहते हैं वर क्रिएटेड अंडर। तो एसएफसीज जो हैं उनको किस तरह से बनाया गया था या किस लॉ के अंडर बनाया गया था, या वो कंपनीज़ की तरह बनाया गया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन है एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि पब्लिक सेक्टर पीएसयू की तरह बनाया गया था क्या, ये अंडर एसएफसी एक्ट 1951। थर्ड है एज जॉइंट स्टॉक कंपनीज। फोर्थ है एज डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक। तो जो एसएफसीज हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, उनको एसएफसी एक्ट जो था 1951 का, इसके अंडर बनाया गया था। तो 20 का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल ऑफ एन एसएफसी कैन बी फिक्स्ड एज। तो जो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं जो अभी हमने देखा, उनका पेड अप कैपिटल कितना फिक्स किया जा सकता है। तो ऑप्शंस हैं इसमें, मिनिमम 100 लैक्स, सेकंड है मैक्सिमम 300 लैक्स, मिनिमम 50 लाख एंड मैक्सिमम 500 लाख। फोर्थ ऑप्शन है मिनिमम 100 लाख एंड मैक्सिमम 500 लाख, या ई है नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि कम से कम इनका 50 लाख होगा और मैक्सिमम 500 लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएफसी कैन ग्रांट लोन टू। तो एसएफसी जो हैं वो किसको लोन ग्रांट करेंगी। ऑप्शंस हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर्किंग एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि कोई जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है वो चाहे कहीं भी किसी भी कोने में भारत के काम कर रही हैं उनको दे सकती हैं। सेकंड है इंडस्ट्रियल यूनिट वर्किंग इन द एडजॉइनिंग स्टेट्स, यानी कि जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, मिले जिनकी बाउंड्री शेयर होती है, ऐसे जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी इंडस्ट्रीज यूनिट्स जो हैं उनको भी लोन दे सकती है। थर्ड है इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर्किंग इन द स्टेट। फोर्थ है ट्रेडिंग यूनिट्स वर्किंग इन द स्टेट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर्किंग इन द स्टेट। जिस स्टेट का एसएफसी है उसी स्टेट की जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो उस स्टेट के अंदर काम कर रही हैं, उनको एसएफसीज लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस एरिया फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस बाय स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। एसएफसीज जो हैं उनका फोकस एरिया क्या होता है जब भी वो फाइनेंस करती हैं, लोन्स प्रोवाइड करती हैं। तो ऑप्शंस हैं इसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एसएसआई जिन्हें कहते हैं, यूनिट्स इन बैकवर्ड एरिया, जो बैकवर्ड एरिया में यूनिट्स लगी होती हैं पिछड़े इलाकों में। थर्ड है यूनिट्स प्रमोटेड बाय टेक्निकल इंटरप्रेनर्स। फोर्थ है रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, जो रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं उनको। तो इसमें साथियों ये चारों ही जो पॉइंट हैं वो सही हैं, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इन सभी को स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जो हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं।
और इनके फोकस एरिया में ये सब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कीम नेशनल इक्विटी फंड इज़ मेंट फॉर। तो नेशनल इक्विटी फंड जो स्कीम है वो किसके लिए है? ऑप्शंस हैं इसमें, लार्ज इंडस्ट्री कंसर्न, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं उनके लिए, स्मॉल ट्रेडिंग फार्म्स, जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ SSIs, या फिर ऑल ऑफ दीज, ये इन सभी के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। जो नेशनल इक्विटी फंड स्कीम है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर टू द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द बैंक द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय DFIs आर ट्रेडिशनली हायर बिकॉज। तो इसमें कह रहे हैं कि जो बैंक हैं जितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उनकी अपेक्षा जो DFIs हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो ऐसा क्यों है? अब इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, रीज़न आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ऑपरेशनल कॉस्ट इज़ हाई, सेकंड है कॉस्ट ऑफ फंड इज़ हाई, थर्ड है NPAs आर हाई, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉस्ट ऑफ फंड इज़ हाई, यानी कि जो भी फंडिंग उनको मिलती है, जो उनके पास पैसा होता है जिसको वो लेंड करते हैं आगे, वो पैसा जो उन्हें है वो महंगा मिलता है। कॉस्ट ऑफ फंड जो है उनका ज़्यादा होता है क्योंकि जब उन्हें पैसा महंगा मिलता है तो वो आगे भी उसको महंगे इंटरेस्ट रेट पे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा है उनका, इसीलिए वो आगे भी जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। तो मनी मार्केट इंडिया में किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है ये पूछा है। और ऑप्शंस हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA, थर्ड है RBI, या फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो ये आई होप कि आप सभी को पता होगा कि RBI जो है वही हमारे जो मनी मार्केट है उसको पूरा इंडिया में रेगुलेट करता है। तो RBI ही रेगुलेटर है मनी मार्केट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन SLR। तो अगर SLR जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे हम कहते हैं, अगर SLR बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? अब ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा सही है। ऑप्शंस हैं इसमें डिक्रीज़ इन डिपॉजिट कलेक्शन, यानी कि जो डिपॉजिट आएगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज़ इन डिपॉजिट बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ इन लैंडेबल रिसोर्सेज या डिक्रीज़ इन लैंडेबल रिसोर्सेज। तो साथियों SLR से डिपॉजिट पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, जितना डिपॉजिट आना है, जो जाना है वो जाएगा, आना है वो आएगा। तो डिपॉजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लैंडेबल रिसोर्सेज जो हैं, बैंक के हाथ में जो लिक्विडिटी है, जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है जिसको वो आगे फर्दर लैंड कर सकते हैं, उस पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो जब SLR बढ़ जाएगा यानी कि बैंक को लिक्विड फॉर्म में अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो उनके पास लैंड करने के लिए पैसा कम बचेगा, यानी कि डिक्रीज़ इन लैंडेबल रिसोर्सेज। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऑन फिक्स्ड बेसिस इज़ नोन एज। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उन पर जो इंटरेस्ट मिलता है फिक्स्ड बेसिस पर, उसको हम क्या कहते हैं, किस फॉर्म में वो कलेक्ट किया है? कॉमन जो उसकी जो वर्डिंग है वो क्या है, क्या कहते हैं उसको? तो ऑप्शंस हैं इसमें, उसको बैंक रेट कहा जाता है, कूपन है, थर्ड है प्राइम लेंडिंग रेट, या MCLR। तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो कूपन है, यानी कि कूपन रेट। जो भी बॉन्ड भी जनरली जो होते हैं उनका जो ईयरली जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम कूपन रेट ही कहते हैं। तो कूपन ही है इसका करेक्ट आंसर, जो है वो कूपन है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।